ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। दिल्ली के बाद अब बिहार में चुनाव की बारी है और यही वजह है कि बिहार को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार के पलटने की खबरें आती रही हैं। हर 2 दिन पर दावा किया जाता है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं। आरजेडी के नेता दावा करते हैं कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में आने वाले हैं। इन राजनीतिक अटकलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर पहुंचे। मौका किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने का था, जिस दौरान बिहार की कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन पीएम की ओर से किया गया। और इसी समय पीएम मोदी ने अपने भाषण में नीतीश कुमार को लेकर ऐसा कुछ कह दिया कि नीतीश के पलटने की अटकलें लगाने वाले लोग पूरी तरह से निराश हो गए होंगे। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार की मौजूदगी में उन्हें बिहार का लाडला मुख्यमंत्री कहा। उधर नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की तारीफ में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार का विकास हो रहा है। इसके साथ साथ नीतीश ने एक बार फिर से साफ किया कि अब वो इधर उधर नहीं जाने वाले। उधर पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने चारा चोर से लेकर जंगल राज तक की याद दिलाकर आरजेडी पर सबसे ज्यादा हमला बोला। साथ ही महाकुंभ लेकर लालू प्रसाद यादव को भी जबरदस्त तरीके से घेरा है। जबकि दूसरी ओर महागठबंधन के नेता पीएम मोदी से बिहार को लेकर उनके पुराने वायदों की याद दिला रहे हैं। आज महादंगल की चर्चा में पूछेंगे, क्या पीएम के बयान से नीतीश को लेकर लग रही अटकलों पर फुल स्टॉप लग गया है? क्या नीतीश कुमार वाकई बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं? क्या मोदी के बिहार दौरे से जीत का फॉर्मूला तैयार हो गया है? और सवाल यह भी है कि जंगल राज और चारा चोर जैसे बयानों के सहारे बीजेपी क्या महागठबंधन को घेर पाने में कामयाब रहेगी? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह बयान सुनिए। बिहार के लोकप्रिय हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है, जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। उनके नेतृत्व में ही पूरे पैमाने पर सहयोग दीजिए। प्रधानमंत्री जी आते अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे। जो बातें जो वादे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता से किए थे, उन तमाम वादों को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री 24 घंटा 24 सेकेंड 24 साल चुनावी मूड में होते हैं। 24 मिनट सपना में भी वो झूठ बोलते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ करें, जोरदार ताली बजनी चाहिए। अब यहाँ चुनाव है तो प्रधानमंत्री को खाली बिहार दिखेगा, इसमें नई बात क्या है? तो अब अचानक से उनको बिहार की चिंता होगी। कितना बिहार का गौरवशाली इतिहास है, तक्षशिला और विक्रमशिला को यहीं पर ला देंगे। का क्या कोई मतलब है? फालतू हुकूम। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा।
बड़ी रैली के जरिए जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में बाकी लोग भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले शक्ति यादव जी आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। नीतीश कुमार को बिहार का लाडला करार दिया है और आप लोगों पर जंगल राज की आरोप लगाकर यह स्थिति बताई है कि जब जंगल राज का शासन था तब बिहार में कितने बुरे हालात थे और मौजूदा जब एनडीए की सरकार है तो बिहार तरक्की की राह पर आगे निकल पड़ा है। क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी बिहार आए भागलपुर, जो झूठ का प्रस्तुतिकरण, मैनेजमेंट प्रस्तुतिकरण बिहार की आवाम और देश के आवाम ने देखा। प्रधानमंत्री जी जो भाषा का इस्तेमाल लाडला उन्होंने कहा, और शायद आप याद होगा आपने इस पर डिबेट भी किया था। प्रधानमंत्री जी का सर जो है शर्म से झुका भी था। मध्य प्रदेश की सभा में उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी के बारे में, उनके डीएनए को भी चुनौती दिया था उन्होंने। यह भी बात छुपी ही नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो हालात है वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं। देह की भाषा, उनके मुखमंडल की बार बार जिस तरह से प्रस्तुत होते हैं उनके शब्द और उनके घेरे, उनके सारे चीजों को स्पष्ट कर देता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, बिहार की सरजमी पर बिहार को छला, और झूठ बोलना गाय खाने के बराबर है सनातन धर्म में। मक्का और केला और धान की चर्चा किया इन्होंने। मक्का केला धान के मामले में बिहार आत्मनिर्भर है, उसकी एक रपटें हैं। वो रपट आज की नहीं है, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी हुआ करते थे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। झूठ बोलना गाय खाने के बराबर है, ये सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ? नहीं, मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ शक्ति यादव जी, पहली बार मैं सुन रही हूँ, इसलिए ये कहाँ है, किस वेद पुराण कहाँ पर जिक्र है झूठ बोलना गाय खाने के बराबर है? आपने जिक्र किया। मैं इससे बड़ा, इससे कि झूठ बोलने वाले के कारण उनको अभिशापित होना पड़ता है। आप सुने होंगे युधिष्ठिर को एक झूठ, अल्प झूठ, सिर्फ अश्वत्थामा के संदर्भ में, हाथी के संदर्भ में बोलने के बाद कितनी बड़ी सजा, गाय के खाने के बराबर भी उनकी सजा से बड़ी सजा मिल गई। इसलिए मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया। और आप महाभारत के कालखंडों को जानते हैं, सनातनी आप लोग भी बन रहे हैं आजकल। अब बीजेपी तो खुश हो जाएगी। देखिए, अब शक्ति यादव जी भी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन के उदाहरण रख रहे हैं सामने। अब बीजेपी तो यही कहेगी हमारे ट्रैक में आ रहे हैं भैया आरजेडी के प्रवक्ता। आप लोग कब से सनातन धर्म की बात करने लगे भाई? हाँ, बजट में शायद आपको जानकारी नहीं, सनातन धर्म का मतलब ये लोग नहीं जानते। सनातन संस्कार है, सनातन शाश्वत अगर है तो सनातन आचरण भी है, सनातन कर्तव्य भी है। हाँ। सनातन आडंबर नहीं है, सनातन दुख नहीं है, सनातन किसी के मानव मूल्यों का विखंडन का प्रतीक। तो महाकुंभ को लेकर लालू जी फिर क्यों बोलते हैं? सनातन जो है उस पर भी आज पीएम ने जबरदस्त हमला बोला है। बोले लालू जी कि कुंभ के नाम पर, अरे भाई, तो वही बात तो मैं कह रहा हूं। कुंभ के मामले में आप ये कह सकते हैं ना कि जितने लोगों ने जाने गंवाई इनके कुप्रबंधन को, उसके आंकड़े अभी तक बताए नहीं। क्या क्या शंकराचार्यों ने क्या इन लोगों ने अपमानित किया लोगों को, संतों को, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आप समझते हैं कुंभ का मतलब जो हमको बताते हैं, जरा किसी शास्त्र धर्म निकाल करके बता दे। मौनी अवस्था से बड़ा कोई कुंभ होता है तो बता दे, उसके आगे और पीछे के कुंभ के तिथियों के बारे में कोई बता दे किसी धर्म में, किसी शास्त्र में बता दे। 18 पुराण 4 वेद में कहीं बता दे, उपनिषद नहीं। मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ, मैं इस पर जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप ले गए। मैं आऊंगी, हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन उसके पहले पप्पू यादव जी भी हमारे साथ सांसद जुड़ चुके हैं, उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। पूर्णिया के आप सांसद हैं। पप्पू यादव जी, प्रधानमंत्री बिहार क्या पहुंचे, बीजेपी का आरोप है कि खलबली मच गई है विरोधी दलों में, और देखिए उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार का लाडला करार दिया है। जी प्रणाम। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? नीतीश कितने जरूरी? प्रणाम सर। प्रणाम भैया, मैं प्रणाम। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में ना तो उन्होंने यह कि गौर से सुन लीजिएगा कि ये अगले मुख्यमंत्री होंगे या मैं इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने उद्धव ठाकरे का पैर छुआ, नाश किया। उन्होंने अडवाणी जी का पैर छुआ, नाश किया। उन्होंने महबूबा को गले लगाया, नाश किया। ममता को लगाया, उसको अलग किया। हनुमान कहा, उसको, उसके घर को तोड़ा। शिंदे को गले लगाया, उसको तोड़ा। इन्होंने बिहार के डीएनए को गाली दिया। यही नीतीश कुमार जी को तीनों ने कहा था
ये महिला विरोधी हैं। दामोदर भाई मोदी के रहते हुए दुनिया में कोई माँ के लाल गाली नहीं दे सकता, ये गंदा शब्द बोलता है। नीतीश जी ने अरबों करोड़ों बाल भेजे थे डीएनए का, तो बिहार के डीएनए को सबसे ज्यादा गाली देने वाला व्यक्ति है। आज वो कह रहे हैं लालू यादव कुंभ को गाली दी। देखिए एक बात समझिए, कुंभ की राजनीति इन लोगों ने मिल करके, इनको कुंभ की आस्था के बारे में पता नहीं, ये बाबाओं की मार्केटिंग करते हैं, ये गलत परंपराओं को, ये नौजवान चाहता है आइंस्टीन बनना, अब्राहम लिंकन बनना, बराक ओबामा बनना, अब्दुल कलाम बनना, यूसुफजई मलाला बनना, इरोम शर्मिला बनना, स्वयं सु बनना, आप चाहता है चित्रलेखा बनना। ये भागवादी और भगवानवादी जबरदस्ती ठूसते रहते हैं। भैया आस्था 12 सालों के बाद हमारी आस्था है, हमारी पवित्रता है। आप एक बात समझिए बहन, मेरी बात को, 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ में 84 करोड़ लोगों के पास कोई 5 किलो अनाज पर जिंदा रहते, उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो कुंभ जा सके। साउथ, नॉर्थ, उत्तर, पूरब, पश्चिम, मणिपुर, नागालैंड के लोग अपना भगवान है। हिंदी पट्टी में क्या ये जो बोलते रहते हैं, क्या 3 आदमी में 1 आदमी है? मेरा मैडम वहां से 18 लोग नहीं गए कुंभ, बगल के पंचायत से 9 लोग गए, एक पंचायत से 60 लोग गए, और 2,32,000 पंचायत है पूरे देश में, और 84 करोड़ लोगों को 2 किलो अनाज देता हूं। ये देखिए, जिनकी आस्था है, भगवान है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, सबकी अपनी सिख अलग। 26 करोड़ तो सिख, बौद्ध, जैनी और इस्लाम के लोग हैं। तो सिख बौद्ध धर्म हमको दिखा दीजिए कैट हो गया इस्लाम के लोग। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। हमारा सनातन का आस्था, सनातन। सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। कई आरोप आपने लगाए हैं पप्पू जी, दोनों लोग सांसद ही हैं, सदन में दोनों लोग जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप में जवाब ले लेती हूँ ना। आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। चित्रलेखा जी, चित्रा नाम है मेरा, चित्रलेखा जी बदल देंगे पप्पू यादव जी, चित्रा त्रिपाठी नाम है मेरा। बोलिए चित्रा जी, बहन चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी आप तो क्रांतिकारी है, वो कोई बात नहीं, आ जाता है। देखिए एक बात समझिए, वहां गए, भागलपुर गए, एक बार भी इन्होंने विशेष राज पर नहीं कहा, विशेष पैकेज पर नहीं कहा, विक्रमशिला पर नहीं बोला, भागलपुर, रक्सौल और मुजफ्फरपुर के क्या कहते हैं एयरपोर्ट पर नहीं बोला, दरभंगा के पेपर। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। बहुत सारे मुद्दों पर नहीं बोला है, और बहुत सारे मुद्दों पर जो बोला है वो आप लोगों को रास नहीं आ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप गौर से पप्पू यादव जी को सुन रहे हैं, सुनिए ना। ठीक है सर, उनको भी बोल लेने दीजिए सर। अब संसद नहीं बनाते हैं कि विपक्ष खाली बोलता रहे और दूसरे को सुने। हमारे मित्र हैं, इसीलिए तो आपके मित्र को बोलने का मौका दे रही हूँ। पप्पू यादव जी, अपने मित्र का ख्याल रखें। भाई है, हाँ, इसीलिए आपके भाई को बोलने का थोड़ा मौका दे दीजिए प्लीज सर। सुधांशु जी देखिए, सुधांशु जी आपने सुन लिया है, नीतीश कुमार को लाडला बताने से क्या बिहार में मिलेंगे वोट? सुधांशु जी, पप्पू यादव जी अब गौर से सुने, जितनी देर आपने बोला है उतनी देर सुधांशु जी को सुन लेते हैं। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, बिहार को लेकर बड़ी विचित्र बात है और बड़ी मजेदार बात है चित्रा जी, इंडी गठबंधन में। याद करिए, जब बजट आया था जुलाई में और जो बजट आया अब, कांग्रेस के नेता कहते हैं ये तो बिहार का बजट है, इसमें सबसे ज्यादा बिहार को दिया गया है। जब कोसी में जो बाढ़ को बचने के लिए 50,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, मखाना बोर्ड दिया गया है, और लालू यादव जी कहते हैं बिहार को कुछ नहीं दिया गया है। तो हमें बचपन का समय याद आ जाता है चित्रा जी, जब लालू यादव जी का एक बड़ा फेमस डायलॉग हुआ था, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत पॉलिटिक्स है। हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो दिल्ली में इंडी गठबंधन बोलना वो सही है कि सब बिहार को दे दिया गया है, या पटना में जो बोलना वो सही है कि बिहार को कुछ नहीं दिया गया है। हकीकत में दिल्ली में भी झूठ बोल रहे हैं और पटना में भी झूठ बोल रहे हैं। सरकार ने पूरी संवेदनशीलता, ईमानदारी के साथ सबको दिया, और उत्तर भारत के बड़े राज्यों में आज सभी राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार पहले एक कैटेगरी माने जाते थे, आज उत्तर प्रदेश काफी आगे चला गया है। अब बिहार को हमें उठाकर उस स्थिति में लेके जाना है जो बिहार का वास्तविक गौरव था। अब दूसरी बात, जो पप्पू यादव जी ने कहा कि इतने लोग नहाने आए, तो मैं पूछना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव जी के जमाने में कुंभ हुआ था तो 13 करोड़ लोग आए थे, तो सही था, और 3 करोड़ लोग मौनी अमावस्या को आए थे। मुझे अपने बचपन का याद है, 1989 के कुंभ में राजीव गांधी जी के समय में 1.5 करोड़ लोग आए थे।
मतलब तब न सड़कें ढंग की थी, न रेल थी, हवाई जहाज तो चलता ही नहीं था, और 2013 तक भी सड़कों की स्थिति क्या थी? तब 13 करोड़ ठीक था। अब क्या उससे 4-5 गुनी बेहतर स्थिति नहीं हो गई है? जो आपको ये बात असहज और वो लगने लगी। और मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, अभी देखिए उनके मुंह से कितनी बात। सर आपने अपने टर्न पे बोली है, पप्पू जी आपने अपने टर्न पे। अब देखिए उनके मुंह से कैसे निकला, उत्तर दक्षिण में सबके भगवान अलग हैं, पूरब पश्चिम। अरे नहीं भैया, कहां क्या आप बात कर रहे हैं? अगर नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुर सुंदरी और कामाख्या जी हैं, तो वही उत्तर में हमारी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी वैष्णो देवी हैं, तो वही विंध्याचल में है, वही दक्षिण में कन्याकुमारी में है, तो वही मुंबई के मुंबा देवी में है। ये विदेशी मानसिकता, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। और एक लाइन और बोल दूं चित्रा जी, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, जो हमारे ये प्रतिद्वंदी बैठे हुए हैं विरोधी दल के, इनसे नहीं बोल रहा हूं, सब जाके चेक करें। जो यूएस एड से फंडिंग आ रही थी, अब यह खुलासा हुआ है कि भारत में जो रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार 4 साल से भारत को नीचे दिया जा रहा था, जिसकी चीफ कोई इंडियन लेडी थी, उसको अब यूएस एड के वाया मीडिया से, जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन से उसको सपोर्ट मिल रही थी। और अब एक फाउंडेशन जिसका नाम है हेनरी लूस फाउंडेशन, HENREYLUCE, कोई जाके चेक कर ले, 4 मार्च 2020 को बाकायदा उन्होंने $4 लाख से एक प्रोजेक्ट शुरू किया ग्रांट के साथ, कि मुस्लिमों की स्थिति को हिंदू मेजॉरिटेरिज्म में कैसे कंट्रोल करना है। और उन्होंने कहा कि कास्ट का एंगल हिंदुओं में बढ़ाना है। और 2020 मार्च से पहले इनको दिखाइएगा इनमें से कभी कोई कास्ट वाली बात करता हो। हेनरी लुइस फाउंडेशन यूएस एड के द्वारा भारत के अंदर जो षड्यंत्र करने का प्रयास 4 मार्च 2020 का, कोई जाके चेक कर ले, $4 लाख का उनको इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को दी गई इसके ऊपर। यानी ये समझा जा सकता है। इसीलिए अंत में कह रहा हूं, समस्या क्या है कि जो हिंदुत्व का प्रादुर्भाव हो रहा है वो इनको बहुत डरा रहा है, क्योंकि ये 144 साल के बाद, बस पप्पू जी एक लाइन बोल दूं, उसके बाद आप बोलिएगा। एक्चुअली में 144 साल बाद नहीं, ये 450 साल के बाद कुंभ, पूरी पप्पू जी एक लाइन बोल लूं उसके बाद बोलिएगा। ये 450 साल के बाद ये पहला कुंभ है जो इलाहाबाद में नहीं, प्रयागराज में हो रहा है। ये 500 साल के बाद का पहला कुंभ है जो रामलला के प्रतिष्ठित होने के बाद अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या का नाम है, फैजाबाद नहीं है। ये 450 साल के बाद है जब अक्षय वट जनता के लिए खुला है। और ये 350 साल के बाद वो कुंभ हो रहा है जब औरंगजेब के नाम पे बने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। ये जो प्रादुर्भाव हो रहा है, ये जो प्रकटीकरण हो रहा है, उससे भयभीत होकर, मानसिक असंतुलन खोकर विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। बोलिए पप्पू यादव जी, जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, कहा है प्रधानमंत्री ने। देखिए चित्रा जी देखिए ना, प्रधानमंत्री जी को दुनिया में कोई धंधा नहीं है, जहां चुनाव होता है वहां की जातियों को वो गाली देते हैं। पहले इन्होंने द्वारिकाधीश कहा था, बोला था मैं यादव हूं। जब ये पंजाब जाते हैं तो सिख को गाली देते हैं, बंगाल जाते हैं बंगाली को गाली देते हैं, मराठा जाते हैं मराठी वर्सेस करते हैं, जब ये हरियाणा जाते हैं तो जाट वर्सेस करते हैं, राजस्थान जाते हैं तो गुज्जर वर्सेस करते हैं, तब ये गुजरात जाते हैं तो पूर्वांचलियों को भगाते हैं, बिहारियों को मार मार के, याद कीजिए ट्रेन में भुर्ता भर दिया था। दिल्ली में आप कोरोना को याद करिए, हम उस समय नहीं जाएंगे। ये कुंभ आप अभी बोल रहे हैं कि 12 साल पहले हुआ था, आप कुछ लोगों ने कहा 144 साल, कोई ये कह रहा है 3.5 साल, 350 साल। अब एक विचित्र विज्ञान से को भी ये लोग मार दिए। यह सनातन का आधार ही विज्ञान है और सनातन अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड में भरोसा नहीं रखता है। एक अभी बिहार का संदर्भ था, मैं सिर्फ बिहार बात करके खत्म करता हूं। मेरा सवाल है, नीतीश कुमार इनसे पहली बार पटना यूनिवर्सिटी मांगे थे, आज तक नहीं हुआ। हाई डैम मांगे, आज तक नहीं दिया। फरक्का की बात की है, आज तक नहीं दिया। आप गौर से सुनिएगा तो आप सारी फैक्ट्रियां बंद है, डालमिया नगर से लेकर के पेपर मिल, दालचीनी मिल, फूड प्रोसेसिंग। आप ये आज मछली की बात किए, जब मैंने कहा कि साउथ और आंध्रा का मछली बिहार नहीं जाने दूंगा और एक भी दूध का प्रोडक्शन जो बाहर होता है वो बिहार नहीं जाने दूंगा। मैं पप्पू यादव चैलेंज के साथ आज कह रहा है, मखान सबसे ज्यादा पूर्णिया, कटिहार, कोसी सीमांचल में होता है। यदि किसी ने जरूरत की जहां 7% मखान नहीं होता है, आप मखान के केंद्र को डाइवर्ट करते हैं। आप क्या नारियल के बोट को ले आइएगा बिहार?
आप दार्जिलिंग के चाय को ले आइएगा, किशनगंज में सबसे ज्यादा चाय और क्या कहते हैं सोपी कटहर होता है, अरे पीएम अनारस ने होता कहा है कि बिहार का मखाना सभी के स्नैक्स में शामिल हो, इस तरह से हमें उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। सर मछली को लेकर उन्होंने कहा कि टॉप 10 में था, 10 सालों में टॉप 5 पे पहुंच गया है। पूरी ये मैडम एक बात सुन लीजिए, ये पूरी दुनिया को मखान नरेंद्र मोदी के पहले जा रहा है और सबसे ज्यादा पोखर मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, कोसी और मिथिला में है। मिथिला का ये सब कुछ बंद कर दिया ये लोग। सबसे ज्यादा मछली दूध उत्पादन मधेपुर में होता था, वो फैक्ट्री बंद हो गई। गुजरात जिंदा है, क्यों मधेपुर का नाम ये नहीं लेते हैं? क्यों मधुबनी के चीनी मिल का नाम नहीं लेते हैं? क्यों ये सहरसा में एम्स खोलने की बात और मकान बोर्ड की पूर्णिया में खोलने की बात नहीं करते? हम तो आज चैलेंज करके कहते हैं बीजेपी वाले को, यदि हिम्मत है तो आप मकान की खरीदारी EMI के तहत जिस तरीके से EMI बंगलोर में आप खरीदारी करते हो, वैसे पूर्णिया में, सीमांचल और कोसी में मकान की खरीदारी शुरू करिए। आप फैक्ट्री दीजिए मक्का पे, सबसे ज्यादा दुनिया में डेनमार्क के बाद मक्का मेरे यहाँ होता है और दूध भी मेरे यहाँ होता है, खगड़िया से लेकर के मधुबनी तक, सहरसा होते हुए, और आप बाहर का प्रोडक्ट देते हो। आप, मैं नहीं चाहूंगा, मैं नहीं होने दूंगा बाहर का प्रोडक्ट। और बिहार का मछली बिहार में बिकेगा, बिहार का मछली सबसे ज्यादा है तो बाहर जाएगा। दिन पहले आप मुंबई गए थे, बिहार की मछली लेकर गए थे क्या मुंबई में खाने के लिए? अपना ही देश है, अगर मान लीजिए उत्पाद ज्यादा हो तो बिहार का उत्पाद, अब बिहार की जरूरतें पूरी होने के बाद देश के अलग हिस्सों में जाता है। कैसी बातें करते हैं पप्पू यादव जी? अब बिहार का मखाना खाली बिहार के लोग खाएं तो सर क्या हम लोग नहीं खाएंगे? पप्पू यादव जी कैसी बातें आप करते हैं? बिहार का सामान बाहर नहीं जाना चाहिए, बिहार की मछली को बाहर वाला नहीं खा पाए क्या? पप्पू यादव जी, चित्रा त्रिपाठी जी, हाँ बोलिए पप्पू। मैं कह रहा हूँ बिहार का सामान, बिहार, मैंने कहा कि मछली सबसे ज्यादा हाँ इस कंट्री में नदी और पोखर, यदि दुनिया में सबसे ज्यादा है तो वो बिहार में है, चाहे कोसी, गंगा, सोन, ठीक है सर, रिपीट कर रहे हैं आप। अब मुझे लग रहा है कि सुधांशु जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, आपने सवाल खड़े कर दिए हैं कई नदियाँ। ठीक है, नहीं मेरी बात सुनिए ना, आपकी बात हो गई सर, उनको भी तो मौका दें, उनको विंडो में बिठाने के लिए तो मैंने बाहर से नहीं लूंगा पप्पू यादव जी। मैं दूध मेरा अधिकार है। ठीक है, अब आपका अधिकार है, मैं जवाब ले लेती हूं। आप किसान को बर्बाद करके हमारे अधिकारों में कटौती की जाएगी सुधांशु त्रिवेदी जी, तो पप्पू यादव इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, करने पर मजबूर कर दिए। बोले सुधांशु जी। वास्तविकता यह है कि इंडी गठबंधन वाले कैसे देश के अंदर टकराव और भेद की राजनीति करना चाहते हैं। अब पप्पू यादव जी, अरे भाई बिहार में वो क्षमता है कि देश भर को मखाना सप्लाई करेगा, इसीलिए मखाना बोर्ड बनाया गया, क्योंकि उसमें प्राइसेस में इतना फ्लक्चुएशन आ रहा था कि एक दौर में 2016-17 में 2200 रुपए तक कॉस्ट चली गई, फिर घट के 400 रुपए तक आ गई। और जहां तक सर अपने टर्न पे बोलिए, मोदी जी के पहले टर्न पे बोलिए साहब, आप क्यों बीच में बार बार बोले? और और दर्शकों को ये ठीक नहीं लगता है अगर आप अपना लगातार बोलेंगे और फिर दूसरे के बीच में भी बोलेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं, ये लोग बहुत बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या बोला था बिहार के लोगों के बारे में? इतनी अपमानजनक बात और उसके बाद चुप्पी। तमिलनाडु के मंत्री ने क्या बोला था? हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते, पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने जिस भाव भंगिमा के साथ बोला था कि बिहार के लोग यहाँ ये काम करने आते हैं। दार्जिलिंग में बिहार के बच्चे गए थे एग्जाम देने के लिए, और पप्पू यादव जी फिर गलत बात है, लगातार बीच में बोलना शुरू कर नहीं हो दिया। सकता है पप्पू यादव जी, प्लीज अपनी अपनी बात। ऐसे नहीं हो सकता कि आप पप्पू यादव जी को ऑडियो डाउन कीजिए, ऐसे नहीं हो सकती ना डिबेट, दो और लोग इंतजार कर रहे हैं। पप्पू यादव जी आपका ऑडियो डाउन है, उनकी बात पूरी हो जाएगी, उसके बाद आऊंगी मैं आपके पास। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल के, मैं याद दिलाना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चुन चुनकर बिहार के बच्चों को पीटा जा रहा था और संयोग से उसमें सभी यादव निकले थे। तो ना इनके मन का बिहारी भाव जागा, ना इनके मन का यादव भाव जागा, क्योंकि ममता जी के साथ गठबंधन करके रखना था। पर देखिए कैसा ये लोग भेद पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री थे जो दक्षिण भारत के बारे में बोले कि ये टैक्स ज्यादा देता है, इसलिए हमें उत्तर से अलग हो जाना चाहिए, हम अपने यहाँ का टैक्स उत्तर को क्यों दें। वैसी बाव ये बोल रहे हैं कि हम बिहार की चीज बाहर को क्यों दें। यही है देश को जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वाले वालों की भावना ऐसी छोटी छोटी चीजों से शुरू होकर बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा करने की बात करती है। और मैं अंत में एक बात और कह दूं, पप्पू यादव अभी ये भी बोल रहे थे कि कोई सिख नहीं आया। आपको पता नहीं है
13 में से 2 अखाड़े सिख हैं जिनको उदासीन अखाड़ा कहते हैं। निहंगों का जुलूस नहीं देखा आपने। और आपको एक बात बता दूं, बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा 1965 में और 77 में कुंभ में जा चुके हैं। अब उनका स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि वो ज्यादा ट्रेवल कर सके। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, हम हर जगह पे एकता देखते हैं और आप हर जगह लड़ाई लगाना चाहते हैं, पर आपकी वो लड़ाई लगाने का मामला संगम में बहता दिख रहा है। इस कारण ये छटपटाहट है, इस कारण ये बौखलाहट है, इस कारण ये खिसियाहट है। और अभी तो भूटान के नरेश भी पहुंचे थे इसी महाकुंभ में, पप्पू यादव जी। राजीव रंजन जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी, बहुत देर से वो हमारे साथ जुड़े हुए। भूटान भी बौद्ध देश है। हाँ बिल्कुल, बोलिए पप्पू यादव। देखिए मैडम, एक बात मैं आपको लास्ट कह रहा हूं। मैं पहले तो इनको ये पूछिए, आज उन्होंने लाडला एक मुख्यमंत्री जी को कहा, जिसके बारे में ये नहीं कहा कि इनके नेतृत्व में मैं लड़ूंगा या ये मुख्यमंत्री होंगे। एक तरफ, दूसरा तरफ कुछ विभीषण लोग भी थे उस मंच पर, कभी किसी को हनुमान बनाए थे, उसको भी लात मारे थे। आज एक आदमी के बारे में उन्होंने चर्चा किया कि ललन बाबू के चलते हमारी एक चीज बढ़ रही है। तो मैं क्या मानूं कि नीतीश कुमार जी से बहुत ऊंचे आजकल ललन बाबू हो गए। ललन बाबू का नजरिया कब से, जबकि सबसे ज्यादा गाली ललन बाबू ने नरेंद्र मोदी को दिया था। और आज बहुत दूसरी चीज, इनसे पूछिए मणिपुर में पप्पू यादव, गुजरात में हम पर ईंट फेंका गया था, इनसे पूछिए कि हम आसाम गए थे, आसाम में जब बिहारी को पीट। देखिए एक बात, मेरा वो सवाल, अब मैंने यह नहीं कहा कि बिहार की चीजें बाहर नहीं जाएगी। मैंने कहा कि जो आंध्रा की मछली है, जब मेरे पास मछली है, मैं अपना मछली खपत कर सकता हूं तो मैं खाऊंगा, ज्यादा मैं बाहर दूंगा। मैं मखान दुनिया को देता हूं। नरेंद्र मोदी जी पीएम नहीं थे। अरे मैं नहीं देता हूं पप्पू यादव जी, बिहार में पैदावार होती है, ये जो इतना माहौल बना के रखा है पप्पू यादव देता है, पप्पू यादव के पूर्णिया में ये पैदा होता है। मैं नहीं, बिहार, और बिहार पे एकमात्र पप्पू यादव एक सीट पर सीमित है सर। 30 सीटों पर उन्हीं की पार्टी है पप्पू यादव जी। ये क्या होता है पप्पू यादव जी? और आपको तो खुश होना चाहिए, वित्त मंत्री जब बजट पेश करती हैं, बिहार के मधुबनी की साड़ी पहनती हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब बनती हैं। आप मेरी बात तो सुनिए ना पप्पू यादव जी। दिल्ली जहां पर देश के पूरे हिस्से से लोग आते हैं, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री शपथ लेती हैं, बिहार की मधुबनी की साड़ी पहनती है, वो विधानसभा में पहला कदम रखती है, वो बिहार के एक हिस्से की साड़ी पहनती है। आपको तो खुश होना चाहिए ना पप्पू यादव जी। बिहार का इतना बोलबाला हो रहा है, मैं मेरा बिहार, मेरी साड़ी, मेरी मछली, मेरा मखाना, और उसके बाद फिर कहते हैं पूर्णिया में नहीं लगेगा मखाना बोर्ड तो बंद कर दूंगा मैं। क्या मैं लगा रखा है पप्पू यादव जी? मैडम, मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट, मैडम जी, मैडम मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट मैं भी करती हूँ आपकी। एक लाइन में कह के अब आपसे हट जाऊंगा। आप सुनिए ना, आप मैं का मतलब या बिहार का मतलब पप्पू, पप्पू का मतलब बिहार नहीं। मैंने अरे मैं का मतलब ही पप्पू यादव होता है ना, हम बोलिए ना, हम बिहार के लोग। हाँ, मैं बोलेंगे उसका मतलब पप्पू यादव होता है। हम मेरी बात तो सुनिए। जो मधुबनी की पेंटिंग है उसका तो कभी जिक्र हुआ नहीं। जब हम दरभंगा की बात करते हैं, मिथिला और मैथिली की बात करते हैं, तो आप हमारी कोई भी चीज को उठा करके देखिए, डेवलपमेंट। मेरी बात तो सुनिए भैया, मेरी बात, प्रिंटिंग पर आज तक चर्चा नहीं। आप बजट की बात करते हैं, तो जो बजट 5 साल पहले, एक बात समझिए, इनसे हाई डैम की बात पूछिए, इनसे फरक्का की बात पूछिए, इनसे वीरनगर की बात पूछिए, इनसे बात करिए, आप पानी की, मगध की बात पूछिए, आप इनसे बात पूछिए सासाराम की, आप इनसे बात पूछिए विश्वामित्र की धरती की। आप देखिए मैडम, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। मैं नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव आते हैं ना, तो पहले तो ये कहते हैं कितना गाली दिए थे नीतीश कुमार को, और पूरे बिहारी के डीएनए के बारे में क्या बोले थे, आप उसको याद कीजिए। और एक बात, 11 सालों में जो आदमी एक यूनिवर्सिटी पटना को नीतीश कुमार जी के गिरगिराने पर नहीं दे पाए, और आज तक जितना रेल गुजरात, जितना रोड महाराष्ट्र गुजरात, उनका 18.2% भी रोड और रेल का बजट बिहार का नहीं है। बिहार सबसे ज्यादा बीजेपी को और मोदी जी को वोट दिया है, और कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल सबसे ज्यादा एनडीए को दिया है। एनडीए को नहीं देता तो अगले बार सरकार नहीं बनती इनकी। कोसी सीमांचल की जनता को धोखा दिया गया,
सबसे ज्यादा पलायन मेरे यहां से। मक्का को खत्म कर दिया गया, हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। भागलपुर में राकेश सिल्क और कटियार के जूट मिल की बात नहीं की है, ये भागलपुर की एयरपोर्ट की बात नहीं की है। ठीक है, विक्रमशिला की बात नहीं आप की है, एयरपोर्ट की बात नहीं करते। ठीक है, ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ सुधांशु जी से। और ठीक है पप्पू यादव जी, आगे से मैं की जगह बोलेगा हम बिहार के लोग। जैसे जब हम संविधान की प्रस्तावना या संविधान पढ़ते ना, हम भारत के लोग आता है, तो वो हम वाले भाव से जा रहे। इतनी जल्दी तो नहीं जाना चाहिए था। अपनी बात कह के ऐसे निकल जाना सांसदों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अब तो वो निकल गए हैं। पप्पू यादव जी, उनको कहीं जाना था। आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। बोलिए सुधांशु जी। मैं सिर्फ एक लाइन कह देना चाहता हूं दर्शकों के लिए, जो पप्पू यादव बोल रहे हैं एक लाइन में बोल रहे हैं, मतलब खड़गे जी और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वही तो ये कह रहे हैं ना कि हमको तो कुछ दिया ही नहीं गया, हम सब कुछ बिहार को दे दिया गया। तो खड़गे जी सच बोल रहे हैं या पप्पू यादव जी, ये बता दे बस। अभी तो वो निकल गए हैं, मैं जवाब नहीं ले सकती, लेकिन शक्ति यादव जी आप इनकी बातों पर जवाब दे दीजिए। लेकिन उसके पहले एक और सवाल है सुधांशु जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाडला बता देने से नीतीश कुमार को मिलेंगे क्या वोट? क्योंकि बार बार वो 2015 में, मैं खुद मुजफ्फरपुर के उस रैली में मौजूद थी जिसमें प्रधानमंत्री ने डीएनए को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए थे, तो वो बार बार आपको डीएनए की याद दिला रहे हैं कि जिसने नीतीश कुमार का डीएनए पूछा हो, आज वो उनको बिहार का लाडला करार दे रहे हैं। देखिए, दो बातें इसका उत्तर देता हूं। पहली बात, वो सारी बात राजनीतिक संदर्भ में थी, किसी व्यक्तिगत संदर्भ में नहीं। दूसरी बात, जेडीयू के साथ हमारा गठबंधन 30 साल से है, 1995 से लेके अब तक, और 1.5 साल के दो टेन्योर को छोड़ दिया जाए तो 27 साढ़े 27 साल हमारा बाकायदा गठबंधन रहा है, और सौहार्दपूर्ण ढंग से हम लोगों ने व्यवहारिक दृष्टि से सारा काम करने का प्रयास किया है। अब रही बात इसकी, जो बिहार की स्थिति है, बिहार की स्थिति क्या थी कांग्रेस के 40 साल लगातार शासन, 15 साल राजद के शासन में, ये सारे लोगों को पता है। उसके बाद जो उसके अंदर सुधार दिखाई पड़ा, वो भाजपा जदयू की सरकार आने के बाद। अभी वो एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, तो दरभंगा और भागलपुर के एयरपोर्ट की तो बाकायदा घोषणा भी हो चुकी है और फ्लाइट भी आनी शुरू हो गई है, परंतु वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। महत्वपूर्ण बात सिर्फ ये है कि किसी भी विषय के ऊपर बिहार में जिस संजीदगी के साथ एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने काम किया है, हमारे विपक्षी दलों ने, और पप्पू यादव जी के बारे में कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता, अभी तो वो कांग्रेस में ही खुद टिकट पा रहे थे और उनके साथ क्या हुआ वो सारी बातें, वो एक अलग विषय है कि कांग्रेस चाह रही थी और फिर शायद सुनने में आया कि राजद ने नहीं चाहा और जो भी हुआ, तो हम उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारा इनके साथ गठबंधन लगातार रहा, और जिस दौर के डीएनए की बात कर रहे हैं, उसी दौर में नीतीश कुमार जी जब राजद के साथ थे तो उन्होंने एक वाक्य बोला था, वो शायद लोगों को याद हो। जब उनसे पूछा गया कि आप तो लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं, तो उन्होंने कहा था कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अब दर्शक अपने आप समझ लें, उन्होंने ये कहा, उसका मीनिंग है, रहीम का दोहा है कि जैसे चंदन के पेड़ पे चारों तरफ सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन शीतलता नहीं खोता, उसमें जहर नहीं आता है, उसी प्रकार उत्तम प्रकृति के लोग कहीं भी रहें, वो अपनी उत्तमता को नहीं खोते हैं। अब वो किस संदर्भ में था, किसके लिए था, ये मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। क्या शक्ति यादव जी आपने इन लाइनों से समझा, और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब? चंदन कुमार कौन था, भुजंग प्रसाद कौन था, यह भी प्रधानमंत्री जी ने पूछा था, अगर आप मुजफ्फरपुर की सभा में होंगे। अब हम सीधे सवाल पे आते हैं। नीतीश कुमार जी को जिस रूप में जनता का दमन और उत्पीड़न जनता दल यू का नामकरण प्रधानमंत्री जी ने किया था, जो बिहार के अवाम भुगत रही है। हमने शुरू में ही कहा था कि मध्य प्रदेश में जीतनराम मांझी जी के सवाल पर कहा था कि दलितों का अपमान से हमारा सर नीचे हुआ है। ये हमने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। महिलाओं के संदर्भ में दिए गए बयान जो सदन के अंदर में था, उस पर भी प्रधानमंत्री जी मर्माहत हुए थे, और उन विषयों से पर जाने के बजाय मैं 3-4 बात तो बजट के बारे में बोले। हमारे सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर में पूछा, ग्रीनफील्ड कहाँ कहाँ बनाना चाहते हैं, बजट एलोकेशन उसका क्या है, निर्मला सीतारमण जी ने नहीं बताया। टेक्सटाइल के लिए हमारे मोतिहारी और बेतिया में जमीन थी, आपने काट दिया है क्या? 28 जवाहर विद्यालय में एक विद्यालय बिहार को आपने नहीं दिया। 85 आपने सेंट्रल स्कूल खोला, एक भी बजट में प्रावधान बिहार का नहीं। ग्रीन फील्ड के नाम पर और एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर हर बजट में प्रतिवार आप इस काम को करते रहते हैं और आप दिखाते रहते हैं लॉलीपॉप।
अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस आप 28 बरस से काम कर रहा है मखाना रिसर्च सेंटर, उसका एक पूर्णकालिक एक निदेशक नहीं आप बहाल कर सके, जितने उसमें सैंक्शन पोस्ट पर काम नहीं कर रहा है। जरा हम लोग को यह बता दे कि रिसर्च सेंटर का क्या काम है, मखाना बोर्ड का क्या काम है, दोनों बात बता देनी चाहिए। उसमें जो काम उनको आवंटित हो वही काम इनको मिलनी है। आप केला आयोग कर देते, आप लीची आयोग करते, लगता क्या पे। दूसरी बात आपने कहा, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जो बनने वाला भागलपुर में बिजली घर है, बिजली घर को भागलपुर से कौन लाया था बांका बजट में, बजट से फिर उठा करके भागलपुर कौन ले गया। ये तो लगातार आप यहां से वहां पेंडुलम की तरह दौड़ा रहे हैं। टेक्सटाइल भी आप कोसी नगर 60 के दशक के बाद से कोसी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, कितने रुपए खर्च होंगे उसका भी चर्चा नहीं हुआ। आप करो बिहार को दिया, क्या बिहार को दिया आपने? बिहार को 10 विकास दर 10 बता कर करके हमको मिलने वाले ग्रांट फंड जो था बैकवर्ड ग्रांट फंड, उसका नुकसान किसने किया? 20 वर्षों से आप सत्ता में एनडीए के लोग। बिहार अगर नीति आयोग की रफ्तों में आज भी पीछे है, पलायन के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में कौन सी प्रगति, किस दुर्गति की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? अब सिर्फ व्यक्तिगत आप आक्षेप लगाते हैं। हाँ। तो आज इस देश के अंदर में चंदे के धंधे, चंदाखोर और बालिकागिरी की चर्चा करना चाहिए, चंदाखोरों की चर्चा करना चाहिए। आप जो चर्चा उस पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। कन्हैया बेलारी जी हमारे साथ आ गए हैं। यह भी बताना चाहिए। दो लोगों के बीच चर्चा चल रही थी तो मैं उनको नहीं ले पाई। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की, पैनी नजर रखते हैं हर विषय पर। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला किया है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, कन्हैया बेलारी जी क्या बोलेंगे उस पर? जंगल राज की याद दिलाई, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जो सरकार की तो उपलब्धियां गिनाई ही, और प्रधानमंत्री का भाषण अच्छा भाषण था, बहुत ही अच्छा भाषण था, मैं उनको मानता हूँ। लेकिन एक दो बातें जो जैसे उनको ग्राउंड की रियलिटी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इसीलिए मुझे लगता है, या वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। खाद की अभी सबसे ज्यादा किल्लत है, और यूरिया खाद जो उसका प्राइस है 266 to 750 रुपये में किसान खरीद रहे हैं। पता नहीं कहाँ से उनको की खूब कालाबाजारी हो रही है, लाठियां भी चल रही हैं। ये उनको ग्राउंड की रियलिटी नहीं है। मुझे लगता है सुधांशु जी बैठे हुए हैं तो ये अवगत करा देंगे कि बहुत ही किल्लत है। मैं भी किसान हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, अभी पटवन है, हम स्वयं मैं 500 रुपये खरीदा हूँ। खैर, ये एक अपेक्षा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। देखिए अभी चल रहा है कि अभी केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, कहीं से कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि बिहार में जो चुनाव होंगे, बिहार का चुनाव जो होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, और उसके बाद वही चीफ मिनिस्टर होंगे। ऐसा कहीं से राज के बोल रहे हैं, नहीं भी बोल रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिन दिलीप जायसवाल बोले, दूसरे दिन एयरपोर्ट पर हम लोगों ने पूछा तो कहे कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं इस पर क्या बोल सकता हूँ, तुरंत जो है बैकआउट कर गए। तो ये था कि आज प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलेंगे, और मुझे लगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री का ये जो भाषण है बिल्कुल चुनावी भाषण है, बिल्कुल चुनावी भाषण है। और ये कहीं ऐसा नहीं कि मध्यावधि चुनाव न हो जाए। हमको तो ऐसा लगा कि जो भाषण दे रहे हैं बिल्कुल वही है, कहीं यहाँ मई और जून में ही न चुनाव हो जाए, क्योंकि बहुत गर्मी रहती है। ऐसी बातें मत बोलिए, आम जनता भी डरने लगेगी। कन्हैया जी, तो लोकसभा का चुनाव तो उसी समय हुआ था, गर्मी में ही हुआ था, तो गर्मी में क्या है? नीतीश कुमार भी अपने पुत्र को लॉन्च करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं लॉन्च करना, तो क्यों देर किया जाए? और चाहते भी हैं, मेरी जानकारी है कि बीजेपी चाहती है कि नहीं सही समय पर, नीतीश जी तो चाहते ही हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नीतीश जी अगर अपने बेटे को लॉन्च करना चाहेंगे, बीजेपी रोक लेगी, आपको लग रहा है? नीतीश अगर चाह लिया कि मेरा बेटा राजनीति में आए, तो किसकी इतनी हैसियत है कि उनके बेटे को राजनीति में आने से रोक लेगा? हाँ, मैंने ये चाहे बीजेपी हो चाहे खुद उनकी पार्टी के लोग हों। नहीं, कहा क्यों रोकेगी? नहीं, लेकिन एक रहता है नहीं कि फिर बीजेपी तो चाहती है कि, ये तो विजय सिन्हा जी भी बोल रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था हम पूरा करेंगे यहाँ पर। अगर वो चाहते हैं बीजेपी की, फिर उनके पुत्र जब लॉन्च होंगे तो जो 15% का शेयर है जिनका नीतीश कुमार का, आप समझ सकती हैं। 15% का शेयर है क्या? कहाँ शेयर है, किसका शेयर है, किस संदर्भ में आप ये बातें कह रहे हैं? नीतीश कुमार 14-15% उनका वोट बैंक है ना। हाँ, वोट शेयर है, हाँ बिल्कुल। तो फिर वोट शेयर तो है ना, बिल्कुल। तो वो तो जिधर भी जाएंगे। अभी हाल ही में दिलीप जायसवाल ने क्या कहा था? दैवीय शक्ति है वो, माने
दैवीय अवतार हैं वो एक तरह से, झूम कर तो बोल रहे हैं। ये तो सही बात है। आरजेडी वाले भी इंतजार में रहते हैं कि भैया नीतीश बाबू कब आ रहे हैं, बीजेपी वाले भी इंतजार में रहते हैं। और नीतीश कुमार इस देश की सियासत के ऐसे शख्सियत हैं जो एक और एक मिलकर दो नहीं होते हैं, बल्कि एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। आरजेडी की तरफ रहते हैं तो खुद ही मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी सरकार बनती है। बीजेपी क्यों रहते हैं, खुद ही मुख्यमंत्री बनते हैं, एनडीए की सरकार हो जाती है। बोले उनके आरोपों पर, बोल रहे हैं यूरिया की बहुत कमी है और लाडले बता देने से क्या होगा सुधांशु जी। और नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं, बीजेपी कहीं आड़े तो नहीं आ रही है, ये आरोप भी लगा रहे हैं वो। देखिए, मैं एक बात पहले कह चुका हूं, उसको दोबारा कह देता हूं। शक्ति यादव जी ने जो कुछ बोला और जो कन्हैया जी ने बोला, तो मैं शक्ति यादव जी की पार्टी से कहूंगा कि कन्हैया जी को सम्मान पूर्वक वो कहें कि वो इंडी गठबंधन के उन मुख्यमंत्रियों और पहले खड़गे जी के पास जाएं और बताएं कि ये स्थिति है, आपने झूठ बोला है। आपने दिल्ली में कहा है सब कुछ बिहार को दे दिया गया है, हमको नहीं दिया गया। फिर राहुल गांधी के पास जाके बताएं, उनके ज्ञान चक्षु खोलें कि बिहार को दे दिया गया है और उसको नहीं दिया गया। फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पास जाएं कि तेलंगाना को नहीं दिया जा रहा है, बिहार को दे दिया जा रहा है। फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पास जाएं कि नहीं साहब, बिहार को सब कुछ दे दिया जा रहा है। तो आप दो में से एक बात बोलिए, पहले आपके गठबंधन में ही लगता है कि आपस में एक का नहीं है, मतलब वो एकदम उत्तर बोल रहे हैं, आप एकदम दक्षिण बोल रहे हैं। तो भैया दोनों में सच क्या है पहले बता दीजिए। पहले हमारे यहाँ तो बिल्कुल एक का है, हम तो दिल्ली में भी कह रहे हैं बिहार की पूरी संवेदनशीलता के साथ बिहार के विकास के लिए हम समर्पित हैं, और पटना में भी कह रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं, जदयू भी वही बोल रहा है। पर आपके यहाँ समझ में नहीं आता है कि स्थान बदलने के साथ साथ आप और पार्टी बदलने के साथ साथ एक ही गठबंधन में कैसे आपस में सब कुछ बदल जाता है। यही आप लोगों की विश्वसनीयता के ऊपर सबसे बड़ा संकट खड़ा कर देता है। लेकिन आप लोग ये तो नहीं बोलते ना कि सीएम वही बनेंगे चुनाव के बाद सुधांशु जी। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। अभी नीतीश कुमार जी के बेटे की बात कही, तो मैं ये कयास और अनुमान की बात नहीं कर रहा हूं। जब राजद के साथ नीतीश जी थे, कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न के सम्मान के दौरान उन्होंने वहां पर तेजस्वी यादव जी की उपस्थिति में बोला था कि कर्पूरी ठाकुर जी तो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाए, और हम भी उन्हीं के उस आदर्श का पालन करते आ रहे हैं और हमने उसी आदर्श का पालन किया है। तो ये तो वो है जो हकीकत है, ये वो है जो ऑफिशियल प्रोग्राम में बोला गया है, ये वो है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और उस समय इनकी सरकार थी, इनके साथ रहते हुए बोला गया है। तो मैंने तो फैक्ट रखा है, बाकी आप अपने ख्याली पुलाव में जो पुलाव पकाना हो। मगर एक बात बहुत साफ हो गई, इसका मतलब राजद और कांग्रेस को यह पता है कि वो एनडीए से लड़ाई में नहीं है, इसलिए वो ललचाई नजरों से एनडीए के अंदर की कुछ चीजों के बारे में ख्वाबों ख्यालों में अपने ख्याल बुन रहे हैं। यह बात कम से कम शक्ति जी और जो विश्लेषण कन्हैया जी ने दिया, उससे यह बात तो साफ हो गई आपके लाखों दर्शकों। चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ख्वाबों ख्यालों का ये जो बिहार है वो किसके लिए ज्यादा मुफीद साबित होगा, किसके लिए चुनौती बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री की ओर से जबरदस्त तरीके से विपक्ष पर हमला किया गया, तो वहीं विरोधी दल भी सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं। बिहार में कुछ ही महीनों के बाद होने हैं विधानसभा के चुनाव, देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसकी बाजी वहां पर ज्यादा मजबूती से दिखाई देती है। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।